स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का ये अध्याय तीसरा है और इस अध्याय का नाम है कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। इस अध्याय में हम कार्य के बारे में जानेंगे, सामर्थ्य और ऊर्जा के बारे में जानेंगे, इनकी परिभाषाएं, इनके मात्रक और इनकी संबंधित और भी जानकारी हम इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। पहले आपको थ्योरी कराई जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ये चैप्टर इसी लेक्चर में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन कीजिए, घर पर रहिए, साफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। इसी के साथ हम चलते हैं अपने स्लाइड्स की ओर। तो पहला स्लाइड्स है, सबसे पहली परिभाषा है कार्य। कार्य क्या होता है? तो जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में गति करने से कुछ दूरी तय करती है, तब बल और बल की दिशा में चली गई दूरी का गुणनफल कार्य कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और कार्य का मात्रक SI पद्धति में क्या है? जूल। मात्रक बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। अब मैं समझा देता हूँ आपको। यदि यह है कोई वस्तु है और ये कोई छोटू, चिंटू, मिंटू कोई भी नाम के व्यक्ति हैं, ये इस वस्तु पर बल लगाकर इसकी स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं। मतलब ये अगर पहली स्थिति में वस्तु यहाँ है, इसको ये बल लगाकर यहाँ तक ले आते हैं, तो इसकी स्थिति में हुआ जो परिवर्तन है, इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक की दूरी तथा इस पर लगाए गए बल के गुणनफल को हम कार्य कहेंगे। तो कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु द्वारा चली गई दूरी का गुणनफल कार्य कहलाता है। अब हम कार्य से संबंधित सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र है W बराबर F(s) cos थीटा। W बराबर है F(s) cos थीटा। यहाँ W बराबर कार्य है, F वस्तु पर लगाया गया बल, S वस्तु द्वारा चली गई दूरी, cos थीटा बल तथा विस्थापन के बीच का कोण। तो बल का व्यंजक आपसे पूछा जाए तो वह होता है W बराबर F(s) cos थीटा। हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। जानते हैं कार्य की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ वर्क। कार्य की किस पद्धति में क्या क्या इकाई होती है, इसके बारे में हम इस स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। चलिए, कार्य का MKS पद्धति में मात्रक है न्यूटन मीटर। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि बल को हम न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं और जबकि विस्थापन अर्थात दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मीटर से। तो इसका मात्रक या तो न्यूटन मीटर कहिए या जूल कहिए। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। मैंने आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के पहले लेक्चर में इसके बारे में बताया है। यदि आपको पता है CGS, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक प्रश्न पूछता हूँ, बताइए CGS का पूर्ण रूप क्या है? SI पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है, जबकि फुट पाउंड सेकंड अर्थात FPS पद्धति में कार्य का मात्रक फुट पाउंड होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला स्लाइड है हमारा शक्ति अर्थात पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है P बराबर W/T, जहाँ P बराबर पावर, W बराबर कार्य तथा T बराबर सेकंड अर्थात समय है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। चूँकि मैंने बताया यहाँ पे सूत्र में लिखा है आपको P बराबर W/T, तो W अर्थात कार्य का मात्रक होता है जूल, जबकि समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हम जूल प्रति सेकंड या हम इसे वाट भी कह सकते हैं। पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है।
अब हम जान लेते हैं वाट से संबंधित कुछ जानकारी। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है ब्रिटिश पद्धति में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में और आपके वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षाओं में यदि 5 सेट बनते हैं तो उनसे 2 सेटों में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है? तो याद रखिए ब्रिटिश पद्धति में 746 वाट होता है, जबकि मैट्रिक पद्धति में एक अश्वशक्ति बराबर 735.5 वाट होता है। यहाँ पर वाट टाइप करना रह गया है, वाट। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है हमारा ऊर्जा, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की इकाई जूल है। ऊर्जा की इकाई जूल है। ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाइयाँ समान हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है ये जान लेते हैं। सबसे पहली प्रकार की ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, उसके उपरांत स्थैतिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। इन सभी ऊर्जाओं के बारे में हम जानेंगे। इनकी अलग अलग परिभाषा, इनसे संबंधित सूत्र भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलो अब हम जानते हैं सर्वप्रथम गतिज ऊर्जा के बारे में। इन ऊर्जाओं के अतिरिक्त गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इन ऊर्जाओं के अतिरिक्त और भी ऊर्जाएं होती हैं जिनको हम इसमें संयोजित करेंगे। तो हम आप जानते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है गतिज ऊर्जा, तो गति के कारण वस्तु में उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसका सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम वस्तु का द्रव्यमान, वी वेग है। चलिए अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। अगली स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र होता है P बराबर mgh, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई या दूरी। तो हमने यहाँ पर बल, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा तीनों की परिभाषाओं के बारे में जान लिया और इससे संबंधित और भी टर्म्स और इनके मात्रकों के बारे में जान लिया। चलिए अब जो बचा है इस चैप्टर में मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको कराऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए प्रश्नों का सिलसिला चालू होता है। पहला प्रश्न है कार्य की इकाई है। कार्य की इकाई क्या है? जूल है, जूल है, वाट है, न्यूटन है या पास्कल है? इनमें से बताइए कार्य की इकाई क्या है। क्या कार्य की इकाई जूल है, न्यूटन है, वाट है या पास्कल है? तो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था क्या होता है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या जूल कार्य की इकाई होती है। तो देखिए इसमें न्यूटन मीटर दोनों होना चाहिए या फिर जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कार्य की इकाई जूल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई बल किसी वस्तु पर लगकर उसमें विस्थापन उत्पन्न कर देता है तब वह कहलाता है क्या? यदि कोई बल किसी वस्तु पर लगकर उसमें विस्थापन उत्पन्न कर दे तब वह कार्य कहलाता है, तरंग कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है या विद्युत धारा कहलाता है? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए बताते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई बल किसी वस्तु पर लगकर उसमें विस्थापन उत्पन्न कर दे तब वह कार्य कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कार्य किस प्रकार की राशि है? क्या सदिश राशि है, क्या अदिश राशि है या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? कार्य किस प्रकार की राशि है पूछा गया है आपसे। तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। कार्य अदिश राशि है। कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य अदिश राशि है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मान अधिकतम कब होता है? जब लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में हो, जब लगाया गया बल विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, जब लगाया गया बल विस्थापन के लंबवत हो। अर्थात यदि यह कोई वस्तु है और इस पर लगाया गया बल, इधर से बल लगाया जा रहा है और विस्थापन इधर की ओर हो रहा है, मतलब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हों, तब कार्य का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तब कार्य का मान अधिकतम होगा। देख लीजिए इसमें से किस ऑप्शन में लगाया गया बल और विस्थापन की दिशा एक ही दिशा में हो। देखो इसमें दिखाया गया है, लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में हो तब कार्य का मान अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, कार्य की इकाई है। कार्य की इकाई क्या है? आपने थ्योरी लेक्चर देखा है तो इस प्रश्न को आप इजीली बना लेंगे। जूल है, वाट है, न्यूटन है या पास्कल है। तो कार्य की इकाई क्या है इसके बारे में पूछा गया है आपसे और आप सभी जानते भी होंगे। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य की इकाई होती है जूल। जी हाँ, जूल कार्य की इकाई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर लगकर उसमें विस्थापन उत्पन्न कर देता है। अर्थात यदि कोई बल, कोई वस्तु है और ये महाराज इस पर बल लगा रहे हैं और यदि ये बल लगाकर इसमें विस्थापन मतलब इसकी स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं, ये वस्तु पहले यहाँ थी और ये वस्तु अब इन्होंने यहाँ पहुँचा दी, तो ये क्या कहलाएगा? ये पूछा गया है आपसे। क्या कार्य कहलाएगा, तरंग कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा या फिर विद्युत धारा कहलाएगा? तो जैसा कि चैप्टर का नाम है और परिभाषा भी बता दी गई है, इतने अच्छे से यहाँ चित्र के माध्यम से भी मैंने आपको समझा दिया है, इसको कहेंगे हम कार्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, कार्य। यदि कोई बल किसी वस्तु पर लगकर उसमें विस्थापन उत्पन्न कर दे तब वह कार्य कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। कार्य किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? बताइए, कार्य किस प्रकार की राशि है? क्या सदिश राशि है, क्या अदिश राशि है, या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कार्य का मान अधिकतम कब होता है? जब लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में हो, लगाया गया बल विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, लगाया गया बल विस्थापन के लंबवत हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब लगाया गया बल और विस्थापन, जब लगाने वाला बल और विस्थापन यदि एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान अधिकतम होता है। लेकिन ऐसे प्रश्नों को हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मान शून्य कब होता है? जब विस्थापन बल की दिशा में हो, जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो। कार्य का मान शून्य कब होता है? इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन दिया गया है। कार्य का मान शून्य जब होता है जब लगाए गए बल और विस्थापन के बीच में का जो एंगल है, मैंने आपको बताया था W बराबर होता है FS cos थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री हो तो अब कार्य का मान शून्य होता है। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है? क्या 10 की पावर 7 अर्ग होता है, 20 की पावर 2 अर्ग होता है, 30 की पावर 5 अर्ग होता है या 100 की पावर 4 किलो वोल्ट होता है? 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, बल कहलाती है, कार्य कहलाती है या शक्ति कहलाती है? कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? चलिए समझाते हैं प्रश्न को। कार्य करने की दर अर्थात P हमने बताया था होता है W/T। कार्य करने की दर मतलब 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो वह शक्ति कहलाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं
और देखते हैं अगला प्रश्न। शक्ति का मात्रक है जूल, पास्कल या जूल प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। शक्ति का मात्रक है जूल, पास्कल, जूल प्रति सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। P बराबर होता है W/T, यहाँ से जूल और ये प्रति सेकंड, अर्थात शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 वाट घंटा बराबर कितने जूल होता है। क्या 36,000 जूल होता है, 3600 जूल होता है, 360 जूल होता है, 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। तो आपको प्रश्न का आंसर पता होगा, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इस प्रश्न को हल करके इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा के बराबर क्या होता है। 3.6 × 10⁻9 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.9 × 10⁻6 जूल, 3.8 × 10⁻10 जूल, 3.9 × 10 जूल। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए है 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.9 × 10⁻6 जूल, 3.8 × 10 कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.6 × 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है वाट, किलोवाट, मेगावाट ये सभी किसके मात्रक हैं। वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा HP मात्रक किसके हैं। बल के मात्रक हैं, क्या दूरी के मात्रक हैं, शक्ति के मात्रक हैं या कार्य के मात्रक हैं। तो यह सभी HP से आपको समझ में आ गया होगा। क्या है HP यहाँ पर, हॉर्स पावर अर्थात अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति अर्थात शक्ति आया, तो ये शक्ति के मात्रक हैं सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता क्या कहलाती है। कार्य कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, शक्ति कहलाती है या बल कहलाती है। तो किसी करने वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता ऊर्जा कहलाती है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है CGS प्रणाली में कार्य का मात्रक क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको बता दिया है CGS का पूर्ण नाम क्या होता है। तो आप CGS का पूरा नाम बताइए। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है, अर्ग है, किलोवोल्ट है या मेगावाट है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CGS प्रणाली में कार्य का मात्रक है अर्ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 जूल बराबर क्या होता है। 0.12 वाट, 0.24 कैलोरी, 4.186 कैलोरी या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है परमाणु के कणों की ऊर्जा की माप की जाती है किस में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की जाती है, कैलोरी में की जाती है या न्यूटन में की जाती है। परमाणु के जो कण होते हैं उनकी ऊर्जा की माप किस में की जाती है। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की जाती है, क्या कैलोरी में की जाती है या न्यूटन में की जाती है। परमाणु के कणों की ऊर्जा की माप हम करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा, स्थैतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। स्थैतिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है, mkm होता है, mks होता है या pb होता है। स्थैतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है पूछा गया है आपसे, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। स्थैतिज ऊर्जा को हम P से प्रदर्शित करते हैं और ये होती है mgh, P = mgh। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, mgh अर्थात ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यह नियम कहलाता है, क्या कहलाता है। पास्कल का नियम है ये, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ये, द्रव दाब का नियम है ये या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। तो मैंने ये अपनी क्लास में नहीं पढ़ाया है, इसलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ।
ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ये। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की कुल ऊर्जा, अर्थात पदार्थ की कुल ऊर्जा होती है। क्या गतिज ऊर्जा पदार्थ की कुल ऊर्जा होती है? क्या स्थैतिज ऊर्जा पदार्थ की कुल ऊर्जा होती है? या गतिज ऊर्जा और स्थैतिज ऊर्जा का योग पदार्थ की कुल ऊर्जा के बराबर होता है? या परमाणु नाभिकीय ऊर्जा पदार्थ की कुल ऊर्जा के बराबर होती है? चलिए, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ की गतिज ऊर्जा तथा स्थैतिज ऊर्जा का जो योग होता है वह पदार्थ की कुल ऊर्जा के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड की कुल ऊर्जा कैसी रहती है? नियत रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, या एकदम तेजी के साथ बढ़ती है? अर्थात ये कोई पिंड किसी मकान या किसी ऊंचाई पर रखा हुआ है और ये अगर नीचे गिरता है, हाँ, तो पूछा गया है इस पिंड की जो कुल ऊर्जा है वह नियत रहेगी, बढ़ेगी, घट जाएगी, या क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर मैं बताता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियत रहेगी। देखिए यहाँ पर इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है, स्थैतिज ऊर्जा, वह जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इसकी जो ऊर्जा है वह नियत ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन जो स्थैतिज ऊर्जा थी, इसकी स्थिति के कारण अब वह ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। बस इतना होगा। गतिज ऊर्जा का मान नीचे गिरते गिरते कम होगा, जबकि स्थैतिज ऊर्जा का मान नीचे जब गिरेगा ये तो कम होगा, जबकि गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो इसकी जो कुल ऊर्जा है वह नियत ही रहेगी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्युत मोटर, ये देखो, हाँ, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, गूगल वॉइस रिकॉर्डर से टाइप किया जाता है ये। तो एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है? अपनी काफ़ी सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है, या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में? और चौथा ऑप्शन लिख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा। मैं यांत्रिक ऊर्जा लिख रहा हूँ तो यही आंसर होगा। हाँ, चलो, हाँ, विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देती है। अर्थात हम विद्युत मोटर को विद्युत देते हैं, विद्युत सप्लाई देते हैं, और वो उसको क्या कर देती है? उसको यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो चलो, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वशक्ति का मात्रक क्या है? अश्वशक्ति मात्रक है। अश्वशक्ति मतलब एचपी किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, या विद्युत धारा का मात्रक है? अश्वशक्ति मात्रक है किसका? ऊर्जा का अर्थात एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, शक्ति अर्थात पावर का, विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अश्वशक्ति अर्थात एचपी मात्रक होता है पावर का। तो ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इस क्लास में यदि आपको कोई कमी नज़र आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, घर पर रहिए, साफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।